चलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गाइज, अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये बहुत हॉट टॉपिक है अभी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। और इसी के साथ साथ मैं प्रैक्टिकल आपको टीसीएस का भी नॉलेज दूंगा इस चैप्टर में। गाइज, मैं आपको इतना परफेक्ट बना दूंगा, देखो, क्योंकि अगर आपको ये टीडीएस या टीसीएस का नॉलेज है तो जब भी आप ये इंटरव्यूज एंड ऑल देने जाओगे और सामने वाले ने अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर आप जवाब दे पाए, सही सही जवाब दे पाए, तो डेफिनेटली सामने वाला आपको एम्प्लॉयड कर लेगा। द रीजन बीइंग, ये बहुत हॉट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहे। आई टेल यू इन वेरी वेरी मेटिकुलस मैन। मोर एवर गाइज, मैं आपको अब ये टीडीएस जो है ये अलग अलग सेक्शंस में है, मैं आपको बताऊंगा कैसे है क्या है। अब हर सेक्शन में टीडीएस का क्या रेट है, उसको कैसे डिडक्ट करना, ये तो प्रैक्टिकल मैनर में मैं आपको बताऊंगा। बट इसके अलावा मैंने आपको इस चैप्टर के लास्ट में मेरे वीडियो लेक्चर, जो रेगुलर वीडियो लेक्चर से जो सीए सीएस सीए में प्रोफेशनल कोर्सेज को पढ़ाए जाते, उसकी लिंक दी है। तो आप वो चैप्टर को जरूर देखना। राइट, जैसे बाकी फॉर्म्स की वगैरह लिंक मैं आपको देता हूं, वैसे ही वो चैप्टर की लिंक दी। हर एक सेक्शन वहां पे बहुत इत्मीनान से विद थियोरेटिकल एग्जाम्पल्स लेके डिस्कस किया हुआ है। तो आप वो लिंक को वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो वीडियोस है, वो वीडियोस को आप जरूर देखिए, ताकि आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज तो आ ही जाएगा, इसके साथ साथ आपको थ्योरी नॉलेज भी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। राइट। अब सबसे पहले ये सवाल उठा था कि ये टीडीएस जो है ये क्यों आया, या ये टीडीएस को ऐसे क्यों बोला गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बहुत बेसिक से हम लोग समझते, क्योंकि आपको जब तक आइडिया, क्यों आपने तो पहली बार नाम सुना होगा या किसी ने नाम सुना होगा, लेकिन वो ऐसे नाम से ही डर जाते है ना। तो ये टीडीएस क्या है, ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऐसा इसको नाम क्यों दिया गया, ये सब चीजें आप समझते रहे। गाइस, वो क्या रहा था कि लेट्स से कि ये है आशीष, ओके, और ये है कोई एक दूसरा बंदा, सारंग। राइट, ये आशीष और ये सारंग, ओके। अब ये आशीष सारंग को पेमेंट करता है। ध्यान से सुनना, जो भी टर्मिनोलॉजीज अब यूज करो बहुत ध्यान से सुनना, इत्मीनान से पहले पूरा चीज समझ लेते, फिर वहां पे थ्योरी वेरी पढ़ते रहेंगे जो भी दिया है। ओके, तो ये आशीष सारंग को कुछ पेमेंट कर रहा था। क्यों पेमेंट कर रहा था, कोई भी रीजन हो सकता है कि सारंग ने आशीष को कोई सर्विस दी। एग्जाम्पल, सारंग इज अ प्रोफेशनल पर्सन, लेट से सीएस है या सीए है या सीएमए है, ऐसा कोई प्रोफेशनल बंदा है, और वो आशीष को कोई सर्विस दिया है, उसने ऑडिट करके दिया है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दिया ना, कोई भी सर्विस हो सकती। या फिर मैं ये टीडीएस के अलग अलग सेक्शंस के सेक्शंस के एंगल से आपको बता रहा हूं, ओके। या फिर सारंग का कोई एक प्रीमाइसिस है, जो प्रीमाइसिस आशीष ने रेंट पे लेके रखा है, तो आशीष वो रेंट का पेमेंट करेगा। तो हो सकता है ये प्रोफेशनल फीस का पेमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बोला प्रोफेशनल फीस का पेमेंट है, या फिर कोई रेंट का पेमेंट है, या आशीष और भी कोई सर्विस सारंग से ली जिसके वजह से ये आशीष सारंग को पेमेंट करा। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में हम आशीष को पेयर बोल देंगे, पेयर। ओके, और जिसे पैसा मिलता है उसे क्या कहते हैं, पेई। सिंपल। तो उसको पैसा मिला, वो पेई कहलाएगा। और मैंने पैसा दिया, जैसे आप सारंग हो एग्जाम्पल, तो मैंने आपको पैसा दिया, तो आप क्या बन गए, पेई बन गए, और मैंने दिया तो मैं बन गया पेयर। ओके, यहां तक समझ में आया ना। अब क्या होता है कि ये सारंग मतलब आप लोग हो, राइट। अब आपके हाथ जैसे ही पैसा आ जाता है, ये पैसा आपके हाथ में आ जाता है, तो आप टैक्स प्लानिंग शुरू कर देते हो। मतलब क्या, मतलब आपके हाथ जैसे पैसा आ गया, ये आपकी इनकम हो गई। हाँ जी सर, हमारी इनकम हो गई, तो ये इनकम पे लॉजिकली टैक्स आपको भरना है। अरे बराबर, ये सर टैक्स हमें भरना है। बट आपके दिमाग में नए नए आइडिया शुरू हो जाते हैं कि ये इनकम को मैं कैसे छुपाऊं। और अगर आप खुद एबल नहीं हो, तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हो कि भाई देखो ये इनकम पे हमें टैक्स बचाना है, कैसे बचाए। वो फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताता है, राइट, टैक्स बचाने। तो गवर्नमेंट ने बोला यार,
आशीष तू जब उसको सामने वाले को अमाउंट इनकम पे कर रहा है, मतलब जो भी पैसा पे कर रहा है जो सामने वाले की इनकम है, उसके हाथ में जाने के बाद उसके दिमाग में नए नए ख्याल आते और वो टैक्स चुराने की सोचता है। तो एक काम कर आशीष, तू जब भी इसका पेमेंट करेगा, तू जब भी इसका पेमेंट करेगा तो उसके बिहाफ में, मतलब सारंग के बिहाफ में तू पहले ही टैक्स हमें पे कर दे। अरे बात समझ में आई आपके? मतलब गवर्नमेंट ने बोला वो सारंग के हाथ पैसा जाने ही मत दे। सारंग का जो आप सारंग को जो पैसा पे कर रहे हो उसके हाथ में पैसा जाने से पहले ही तू उसका टैक्स काट ले, तू उसका टैक्स डिडक्ट कर ले और वो टैक्स डिडक्ट करके सारंग के ही नाम पे हमें भर दे। सर कैसे? मैं बताऊंगा अभी आपको, राइट? तो देखो मैंने क्या क्या बोला अभी एक बार और सुनते अपन। आशीष क्या करेगा? आशीष ये सारंग के हाथ में पैसा देने से पहले, पेमेंट करने से पहले, लेट्स से आशीष को सारंग को 1 लाख रुपए देना, राइट? 1 लाख रुपए देना। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जिस मूवमेंट पे ये 1 लाख रुपए देने की लाइबिलिटी आशीष की आ जाएगी, देखो या आशीष को पे करना है। अब आशीष क्या करेगा? आशीष ये 1 लाख रुपए उसे पे करने के पहले ही इसमें से टैक्स को डिडक्ट कर लेगा। टैक्स को क्या कर लेगा? डिडक्ट कर लेगा। तो देखो सारंग का सोर्स जनरेट हो गया था, सारंग का सोर्स, इनकम का सोर्स उसका जनरेट हो गया, आपका इनकम का सोर्स जनरेट हो गया। जैसे ही वो सोर्स जनरेट हो गया, द मूवमेंट दैट सोर्स गेट जनरेटेड, गवर्नमेंट ने बोला ये जो पेयर है, ये जो पेयर है इसे बोला जैसे ही उसका सोर्स जनरेट हो जाता है आप इसका टैक्स डिडक्ट कर। अब सवाल ये उठा सर कितने परसेंट से हम इसका टैक्स डिडक्ट करें? कितना परसेंट? अब मेरे ऊपर लाइबिलिटी तो डाल दी, आपका टैक्स डिडक्ट करने की लाइबिलिटी किसके ऊपर डाल दी? मेरे ऊपर डाल दी। क्योंकि देखो सिंपल, टैक्स आपका क्यों डिडक्ट हो रहा है? क्योंकि इनकम भी तो आपका है ना भाई। अरे इनकम, ये 1 लाख रुपए जो मैं आपको दूंगा ये आपका इनकम है, इसलिए गवर्नमेंट ने मुझे, क्योंकि क्योंकि आपके हाथ में इनकम जाने के बाद आप प्लानिंग कर रहे हो, इसलिए गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि आशीष तू ही इसका टैक्स पहले डिडक्ट कर डाल और हमें भर दे, राइट? तो गवर्नमेंट ने बोला इसका टैक्स डिडक्ट कर, और कितने रेट से? तो हर अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग रेट से, जैसे मैंने यहां पे बोला आपको ये प्रोफेशनल फीस का अलग रेट, रेंट का अलग रेट, ऐसे बहुत सारे सेक्शन है। सैलरी में पे कर रहा हूं तो उसका अलग रेट। तो हर हर इनकम का अलग अलग रेट है टीडीएस डिडक्ट करने। तो वही जो मैंने आपको बोला इस चैप्टर के आखिरी में लिंक दी है, वो लिंक में मैंने पूरे सेक्शन वाइज आपको रेट्स दिए हुए। ओके, तो वो चैप्टर आप जरूर देखिएगा कि कौन से सर्विसेज या कौन से प्रोफेशनल फीस या रेंट या सैलरी के ऊपर कितना कितना टीडीएस है, वो सब उस चैप्टर में दिया हुआ है। ओके, तो अपन मान के चलते ये प्रोफेशनल फीस है तो उसे टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, उसका रेट है एट द रेट ऑफ 10%। मतलब क्या? देखो ये आशीष क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ये आशीष क्या करेगा, ये 1 लाख रुपए का जब पेमेंट होगा सारंग को, इसमें से 10,000 रुपए डिडक्ट कर लेगा, 10,000 रुपीज डिडक्ट कर लेगा। मतलब अब सारंग को आशीष कितना पे करेगा? केवल 90,000 रुपीज का पेमेंट करेगा। कौन किसको पेमेंट करेगा गाइस? आशीष सारंग को 90,000 रुपीज का पेमेंट। ओके सर इतना समझ में आ गया। आशीष ने टीडीएस काट लिया। आशीष मतलब जो पे करता है, जो पे करता है वो टीडीएस काटता है। इतना समझ में आ गया। किसका काटता है? जिसकी इनकम है, मतलब आपकी इनकम है, सारंग की इनकम है, पे की इनकम है, मैं उसका टीडीएस काट लेता हूं 10%। अरे समझ में, लेकिन ध्यान रखो ये 10% सबका रेट नहीं है गाइज, ये सबका रेट नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग रेट से, जिसके लिए मैंने आपको बताया वहां जाके आप देख लो। ओके सर इतना समझ में आ गया ना। अब ये 10,000 रुपए जो आशीष ने अपने पास रखे, ये क्या आशीष को ही मिलेंगे? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। क्योंकि ये 10,000 तो, ये 10,000 लेने के लिए कौन हकदार था? सारंग हकदार था, आप लोग हकदार थे। अरे बराबर, ये 10,000 रुपए जो मैंने काटे, मैंने काट के रखे, ये 10,000 रुपए का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को पेमेंट करना, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को पेमेंट करते समय मुझे गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, हाँ जी मोदी जी को मुझे बताना पड़ेगा, साहब ये जो 10,000 रुपए मैं पे कर रहा हूं ना, ये किसके है? ये सारंग के है। क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने बोला था
कि एक बार अगर 1 लाख रुपए मैंने पूरे सारंग को दे दिए तो उसके दिमाग में आइडियाज चालू हो जाएंगे कि टैक्स कैसे बचाना। इसलिए गवर्नमेंट ने मुझे क्या बोला था, इसका टैक्स आशीष तू पहले ही काट डाल और वो टैक्स काट के हमें भर दे। तो इसलिए मैंने ये 10,000 रुपए सारंग के काटे और ये 10,000 रुपए सारंग के काट के आपको भर रहा हूं सारंग के ही बिहाफ में। अरे समझे मतलब अब सारंग के हाथ में 90,000 गया, सारंग को कितना मिला, सारंग को मिला 90,000 और वो 10,000 रुपए जो था वो मैं नहीं रख सकता, वो सारंग के बिहाफ में मैंने गवर्नमेंट को पे कर डाला। अरे समझे, जो टैक्स सारंग को पे करना था वो मैंने ही आज, जैसे ही वो इनकम का सोर्स जनरेट हो गया, सारंग ने जो इनकम कमाई उसका जैसे ही सोर्स जनरेट हो गया, देखो यहां पे उसका सोर्स जनरेट हो गया, तो जैसे ही सोर्स जनरेट हो गया गवर्नमेंट ने बोला उसका टैक्स काट लो, डिडक्ट कर लो और हमें भर दो। इसलिए इस चैप्टर का नाम है गाइस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अरे बात को समझे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स को डिडक्ट कर दो और हमें भरवा दो, इसलिए इसे बोला है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे वो इनकम का सोर्स जनरेट हो जाता है वहीं पे टैक्स काटो और हमें भर दो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का नाम है। अरे समझे, हाँ जी सर समझ ना। अब दूसरा सवाल ये उठा कि सर हमें क्या पेयर को और एक नाम से बुलाया जाता है? हाँ जी, अब इसे डिडक्टर भी कहा जाएगा, डिडक्टर। और एक बात समझना, इसको क्या बोला जाएगा, डिडक्टर बोला जाएगा, क्योंकि ये टैक्स को डिडक्ट करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डिडक्टर कहा जाता है। और जिसका टैक्स काटा जाता है, जिसका टैक्स काटा जाता है उसे कहते हैं गाइस डिडक्टी। जिसका टैक्स काटा जाता है उसको कहते हैं डिडक्टी। अरे सिंपल सर, याद नहीं, अरे सिंपल है ना, जो पैसा पे कर रहा है वो पेयर है और वो जो पेयर है वही टैक्स काटेगा। किसका काटेगा, पेई का या डिडक्टी का। वेरी सिंपल। तो जो टैक्स, जो अमाउंट पे कर रहा है, देखो मेरा एक्सपेंस है ना, ये 1 लाख रुपए जो मैंने सारंग को पे किए प्रोफेशनल फीस के लिए, ये मेरा एक्सपेंस है, पेयर का एक्सपेंस है। और उन्होंने किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, पेयर पे रिस्पॉन्स। देखो टैक्स तो उसका है भाई, उसे भरना है, इनकम भी उसकी है, टैक्स भी उसे भरना है, बट गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुनो ना, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी कि आशीष तू उसका टैक्स काटना है, तुझे उसका टैक्स काटना है और तुझे वो टैक्स काट के गवर्नमेंट को भरना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल। अरे बात को समझे, तो ये होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आई होप आपको समझ गया। ओके ना, अब ये 90,000 सारंग के पास गए, ध्यान से सुना, इत्मीनान से बिल्कुल। अब ये 90,000 रुपए जो सारंग को गए, सारंग अपनी इनकम कैलकुलेट करेगा। सारंग ईयर एंड हो गया, पूरा साल खत्म हो गया और सारंग ने ये पूरा पैसा 90,000 उसके पास आया। सवाल ये उठा कि सारंग की इनकम कितनी, ये ईयर की सारंग की इनकम कितनी। तो आपने सोचा होगा कि देखो सर हमें कितना मिला, हमें मिला 90,000, मतलब सारंग को मिला 90,000, तो 90,000 विल बी द इनकम ऑफ सारंग। गलत बोले। अरे गलत बोले क्यों सर, वो 10,000 रुपए जो आशीष ने सारंग के काट के रखे और गवर्नमेंट को भरे, वो भी सारंग की इनकम है। देखो अगर आशीष नहीं काटता था तो सारंग को कितना रुपए मिलता था सर, 1 लाख रुपए। तो सारंग की इनकम कितनी होती थी, 1 लाख। और फिर लॉजिकली सारंग ने वो 1 लाख रुपए में से टैक्स भरना था, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसका टैक्स पहले ही काट लिया गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से, राइट। जो गवर्नमेंट ने बोला, जो लॉ मेकर्स ने बोला कि आप पहले ही टैक्स काट लो, इसलिए हमने पहले टैक्स काट लिया। एल्स उसकी इनकम तो पूरी 1 लाख है ना भाई। तो कहने का मतलब वो जो टैक्स काटा वो भी आपकी इनकम है, सारंग की इनकम है। मतलब सारंग की जो टोटल इनकम है वो कितनी है गाइस, टोटल इनकम सारंग की 1 लाख रुपए। ऐसा मत बोलना कि वो जो 10,000 रुपए उसने काट के रखा वो मेरी इनकम नहीं है, ऐसा मत बोलना, राइट। तो आपकी इनकम तो टोटल वो भी है, क्योंकि लॉजिकली तो आपके पास 1 लाख रुपए आने के बाद आप उसमें से टैक्स भरने वाले थे वो 10,000 रुपए। वही वही गवर्नमेंट ने बोला कि आपके हाथ में नहीं आने देते, आपके हाथ में आने से पहले ही हम पेयर को बोल देंगे, आशीष को बोल देंगे कि तू ही सारंग के बिहार में भर दे, इसलिए वो भी आपकी इनकम कही जाएंगी। तो सारंग की टोटल इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए। अरे समझ में आया। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब उसका नाम समझो, टैक्स डिडक्टेड, टैक्स को डिडक्ट कर लिया, 1 लाख में से 10,000 को डिडक्ट कर लिया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे ही इनकम का सोर्स जनरेट हो गया
जैसे इनकम का स्रोत जनरेट हो गया, इमीडिएट टैक्स काट लिया, हेंस इट इज कॉल्ड एज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अरे जमता, समझ में आ गया? हाँ जी सर, पूरा समझ में आ गया, बस वही वहां पे दिया है गाइस, एक बार फटाफट पढ़ते देखो। व्हाट इज टीडीएस? व्हाट इज टीडीएस क्या बोलता है देखो, टीडीएस or tax deducted at source is the income tax reduced from the money paid at the time of making a specified payment। मनी क्या किया मैंने, डिडक्ट कर लिया गाइस, मनी डिडक्ट कर लिया। जैसे 1,00,000 रुपए देना था तो मैंने 10,000 रुपए डिडक्ट कर लिए। कौन कौन से? जैसे रेंट देना है, कमीशन देना है किसी को, जैसे आपने किसी से प्लॉट खरीदा उसको ब्रोकरेज कमीशन देना है, प्रोफेशनल फीस पे करना है, सैलरी, बैंक में आप एफडी करते हो राइट, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, मालूम है आपको? देखो इमेजिन करो ये सब चीजें, जब तक आप अपने ऊपर लो सब चीजें इमेजिन करो, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको, बिलीव मी, विश्वास करो। जब तक आप इमेजिन नहीं करते हो चीजों को तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप बैंक में आपके पापा को पूछो, आपके पापा ने बैंक में एफडी की होगी राइट, बैंक जब आपको पेमेंट करता है, इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, तो इंटरेस्ट का पेमेंट करते टाइम पे बैंक टीडीएस काटती है। इमेजिन करो, देखो सिंपल लॉजिक। अब देखो इनकम किसके, देखो इनकम सोच के बताना, गड़बड़ मत करो, सोच के बताना। देखो बैंक में आपने एफडी किया, ओके, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो मुझे बताओ पेयर कौन है? पेयर कौन है? बैंक, क्योंकि वो आपको दे रहा है, पेयर, और पेई कौन है? आप लोग। तो इनकम आपकी है ना, क्योंकि इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? आपको। तो पेयर को टीडीएस काटना है, मतलब बैंक आपका टीडीएस काटेगी। जिसकी इनकम होती है ना, ध्यान से सुनो, जिसकी इनकम होती है, यहां आपकी इनकम है, जिसकी इनकम होती है उसका टैक्स काटा जाता है। जिसकी इनकम, ऑफ कोर्स टैक्स तो वही भरेगा ना, ऑफ कोर्स टैक्स कौन भरेगा गाइस, बताओ? जिसकी इनकम होगी। तो मेरी इनकम है तो मेरा टैक्स काटेगा कौन? सामने वाला। तो बैंक आपका टैक्स काटता है इंटरेस्ट, राइट, बाय अ पर्सन मेकिंग सच अ पेमेंट। यूजुअली द पर्सन रिसीविंग द इनकम इज लायबल टू पे द इनकम टैक्स। देखो मैंने बोला द पर्सन रिसीविंग द इनकम, जैसे यहां पे आप थे, बैंक से एफडी मिला, या फिर वहां सारंग था, रिसीविंग द इनकम, जो जिसको मिलता है उसको टैक्स भरना पड़ता है। बट देखो, गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, प्रोविजंस मेक श्योर दैट इनकम टैक्स इज डिडक्टेड इन एडवांस फ्रॉम द पेमेंट्स मेड बाय यू। जब मैं पेमेंट करूंगा तभी मुझे टैक्स डिडक्ट करने की मेरे ऊपर लायबिलिटी डाल, राइट। द रेसिपिएंट ऑफ द इनकम रिसीव्स द नेट अमाउंट। सारंग था या बैंक ने एफडी पे इंटरेस्ट पे किया आपको, तो जो अमाउंट था वो नेट इनकम मिलेगा। मतलब ये जो 90,000 है, दिस इज नेट इन, और ये 1,00,000 रुपए जो है, दिस इज ग्रॉस, और इसमें से 10,000 रुपए के, दिस इज नेट इन, राइट, दिस इज योर ग्रॉस। तो सारंग के हाथ में क्या गई? नेट इनकम। तो देखो क्या बोलता है, द रेसिपिएंट सारंग of the income receives the net amount after deducting the TDS. Yeah, after reducing the TDS. The recipient will add the gross amount to his income and the amount of TDS is adjusted against his final tax liability. क्या है देखते? The recipient takes the credit of the amount already deducted and pay in this. अरे सिंपल, मतलब क्या देखो, मतलब क्या? अब देखो मैंने बोला आपको कि आप, मतलब सारंग, उसकी टोटल इनकम कितनी है गाइस? 1,00,000 रुपए। अब सारंग क्या करेगा? सारंग बोलेगा कि इसके ऊपर ईयर एंड में मैंने टैक्स निकाला, टैक्स पेबल किसका? सारंग। लेट्स से सारंग का टैक्स पेबल आया 8,000 रुपए, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, सारंग का टैक्स पेबल आया, टोटल टैक्स पेबल 8,000, ओके। या फिर दूसरा केस कंसिडर करते, सारंग का टैक्स पेबल आया 12,000 रुपए, ओके, एक जीरो ज्यादा हो गया, सारंग का टैक्स पेबल आया 12,000 रुपए, ओके। तो अब देखो ये दो केसेस लिए अपने, एक तो 8,000 रुपए या तो 12,000 रुपए। तो इसमें से देखो, जब अब सारंग को टैक्स पे करना पड़ेगा ईयर एंड में, सारंग पूरी इनकम निकालेगा उसके और उसके ऊपर टैक्स पे करेगा सारंग। तो इसमें से 10,000 रुपए तो पेयर ने, मतलब आशीष ने ऑलरेडी काट के सारंग के ब्याह में भर दिया गवर्नमेंट को, अरे बराबर। तो उसका टैक्स फाइनली 8,000 रुपए आ रहा है और मैंने तो 10,000 रुपए भर दिए उसके ब्याह में, बराबर। तो 2,000 रुपए का सारंग को क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा, सारंग को रिफंड, अरे बराबर। और अगर सारंग का टैक्स 12,000 रुपए आ गया तो इसमें से 10,000 रुपए तो माइनस हो गए जो मैंने ऑलरेडी भर दिए गवर्नमेंट को सारंग के ब्याह में,
और उसे एक्स्ट्रा 2000 रुपीज गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, है ना, ये पे करना, है ना। लास्ट में जब वो अपना रिटर्न भरेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न भरेगा, तो उसको ये 2000 रुपए गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और अगर उसका टैक्स कम आ रहा है, ये तो हाइपोथेटिकल रेट है ना, ये तो गवर्नमेंट ने दिया है कि इतने रेट से आप काट लो, तो हाइपोथेटिकल रेट, एक एक्सवाइजेड रेट से उन्होंने हर सेक्शन में अलग अलग रेट देके रखे कि इतने रेट से आप टीडीएस काट। इट डजंट मीन कि उसका टैक्स उतना ही परसेंट, टैक्स के स्लैब तो अलग अलग है। जैसे बेसिक आपको मालूम है, इनकम टैक्स कैलकुलेशन करते समय सबके स्लैब अलग अलग, ये तो 10% का रेट है, हमने टीडीएस काट लिया, हो सकता है उससे कम ज्यादा टैक्स आ गया, जैसे यहाँ पे 8000 ही आ गया, या हो सकता है 12000 आ गया, तो वो जो मैंने भर दिया पहले उसके साथ उस टैक्स को एडजस्ट। अरे सिंपल, जी सर, बिल्कुल सर। चल, तो ये हो गया गाइस टीडीएस का एक ब्रॉड आइडिया। ओके, तो एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट, 2 मिनट में रिकॉल करते, देखो क्या है। पेयर जब पेमेंट करेगा पेई को, तो जिसका इनकम है, ध्यान से सुनो, ये वर्ड आप दिमाग में फिट कर लो हमेशा के लिए, जिसका इनकम है, मतलब आपका इनकम है, सारंग का इनकम, उसका उसका टैक्स काटना है, जिसका इनकम उसका टैक्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको ही टैक्स भरना है, इसलिए मैं उसका टैक्स काटूंगा, मतलब पेयर उसका टैक्स काटेगा, जो पे करेगा। जैसे ही उसके इनकम का सोर्स जनरेट हो जाएगा, ये पर्सन, पेयर पर्सन, उसी को मैं डिडक्टर भी बोलूंगा, क्योंकि मैं टैक्स को क्या कर रहा हूं, डिडक्ट कर रहा हूं, इसलिए उसको ही डिडक्टर बोला जाएगा। मैं इमीडिएट टैक्स काट लूंगा। अरे बात समझ में आई। और वो टैक्स काट के मेरे पास नहीं रखना है, वो किसको भरना है, गवर्नमेंट को भरना है। मैं आपके बिहाफ में, सारंग के बिहाफ में वो टैक्स गवर्नमेंट को भर। और आपका इनकम बताओ क्या होगा, क्या आपका इनकम टैक्स कट करने के बाद का होगा? नहीं नहीं सर, हमारा तो इनकम पूरा है, वो पूरा 1 लाख रुपए हमारा इनकम माना जाएगा। और फिर लास्ट में ईयर एंड में हम क्या करेंगे, हम वो पूरे इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और जो आपने ऑलरेडी भर दिया, पेयर ने ऑलरेडी भर दिया, उसका क्रेडिट, क्रेडिट लेना मतलब क्या, जो आपका सपोज 12,000 रुपए टैक्स आए, वो 10,000 रुपए तो मैंने ऑलरेडी भर दिया भाई गवर्नमेंट को, तो ये मेरा क्रेडिट है, राइट, तो वो उसमें से माइनस। बेसिकली गवर्नमेंट को एडवांस में पेमेंट चाहिए, है ना, मतलब ईयर एंड तक वो वेट नहीं करना चाहते, उनको एडवांस में पेमेंट चाहिए, इसलिए पहले ही टैक्स कलेक्ट कर रहे। जो पेयर है उसके ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, राइट, हमको हमारा काम बढ़ा दिया। ओके, चल ना, टैन इज मैंडेटरी फॉर टीडीएस। व्हाट इज दिस टैन नाउ, लिसन। टैन का मतलब होता है गाइस, वहां पे दिया देखो, टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है, जिसको टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर बोलते हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में उसको टैन बोलेंगे। अब ये किसे लेना जरूरी है, ध्यान से, ये आशीष है, आशीष को हमने क्या बोला है, डिडक्टर है, डिडक्टर, या इसी को क्या बोलते हैं, पेयर। तो ये जो पेयर होता है या डिडक्टर होता है, इसे टैन नंबर लेना पड़ता है, टैन नंबर, टैन या टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर ही बोलते हैं उसको, टैन बोलो या नॉर्मल हम जब बोलते हैं उसको टैन नंबर बोलते, ओके। एनीवेज, तो टैन लेना पड़ता है, टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। इतना लंबा ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं। सर ये क्यों लेना पड़ता है, ये भी तो एक सवाल होता है ना, ये क्यों लेना पड़ता है, क्या, सब मैं बताऊंगा पहले, ओके। अब ये लेने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म नंबर 49 बी होता है, फॉर्म 49 बी। 49 ए इज फॉर पैन, याद है आपको 49 ए, जो बेसिक में हमने देखा था, और ये है 49 बी। ये एप्लीकेशन करना पड़ता है 49 बी फॉर्म में कि मुझे सामने वाले का टैक्स डिडक्ट करना है। अगर मुझे उसका टैक्स डिडक्ट करना है तो मेरे पास टैन होना जरूरी है, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, देखेंगे अपन कौन से केस, ओके। लेकिन नॉर्मल केसेस में, इन जनरल हम लोगों को, मतलब पेयर को, मतलब डिडक्टर को क्या लेना पड़ेगा गाइस, टैन लेना पड़ेगा। और वो टैन लेने के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है फॉर्म नंबर 49 बी में, ओके। तो ये 49 बी में पहले आपको दिखा देता हूं कैसा रहता है, ओके। तो जो आप गूगल पे डाल सकते हो फॉर्म, उसकी लिंक भी मैंने आपको दी है वहां पे, फॉर्म 49 बी। तो देखो यहाँ पे आपको फॉर्म 49 बी खुलेगा, राइट। तो ये फॉर्म कैसे रहता है वो मैं समझा देता हूं आपको। तो आप किसी का टैन नंबर जब निकालोगे, सामने वाला आपके पास आएगा, क्लाइंट आएगा कि सर हमें टैन नंबर चाहिए, है ना, टैन चाहिए क्योंकि मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है। देखो ध्यान दो, जिसे टीडीएस डिडक्ट करना होता है उसे टैन नंबर लेने की जरूरत है। तो अब देखो, ये
टैन नंबर, ये तो इंफॉर्मेशन दी है जो आपको मैं बताऊंगा अभी। ये एक्चुअल फॉर्म चालू होता है यहां से 49B। 49A किसके लिए? पैन नंबर। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ये फॉर्म आपको ब्लैक बॉल पेन से भर, ऑनलाइन भी ये भरा जा सकता है, आपको मैं ऑफलाइन बता देता हूँ, राइट। इसका आप प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद जो वार्ड का वो असेसी है, वो वार्ड का बिजनेस के हिसाब से, आपका बिजनेस उसका सरनेम, वो एसएससी का बिजनेस क्या है उसके हिसाब से ये वार्ड सर्कल डिसाइड होते हैं। अब ये पूरा फॉर्म भरने के बाद एनएसडीएल के कुछ सेंटर्स रहते हैं, कुछ सेंटर्स जैसे आपके यहाँ पे जो इनकम टैक्स का ऑफिस होगा जो भी सिटी में आपको, वो इनकम टैक्स के ऑफिस में ये फॉर्म सबमिट होगा, राइट। अगर आपको इसका वार्ड सर्कल नहीं मालूम, जो वहां लिखा है ना टू असेसिंग ऑफिसर, अगर नहीं मालूम तो वो आप जब वहां पे सबमिट करने जाओगे तो वो खुद ही आपको बता देता है। ठीक, तो ये आपको कहाँ सबमिट करना है? आपके शहर में, या आप कोई गांव में रह रहे होंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे इनकम टैक्स का ऑफिस होता है, वहां पे ये जनरली फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो देखो ये फॉर्म में टोटल 8 लोगों के लिए अलग अलग ABCDEFGH अलग अलग लोग, वो लोगों के लिए, वो लोगों के लिए अलग अलग कॉलम्स। तो देखो सबसे पहला क्या है, देखो यहाँ पे ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, दिख रहा है आपको ए पॉइंट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर बी में क्या है, अगर आप मतलब आप खुद अगर जो डिडक्ट करने वाला पर्सन है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है तो वो यहाँ इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ द ऑफिस, नेम ऑफ द ऑर्गन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज अगर आप, okay? जैसे पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन ऑफिस तो वो यहाँ पे भरेगा, पुलिस स्टेशन ऑफिस को स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी उनको डिडक्ट करना है तो ये वाला कॉलम भरेगा। स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस बॉडीज हो आप तो आप ये वाला बी पॉइंट भरेंगे। फिर अगर आप कंपनी है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये अगर आप कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड तो यहाँ पे भरेंगे कंपनी में सी पॉइंट में, ठीक है। ये कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन, अगर उसका ब्रांच और डिवीजन है कंपनी का तो डी पॉइंट में आएंगे। ई पॉइंट में आप इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो तो आप ई पॉइंट में भरेंगे इंफॉर्मेशन, राइट। एफ पॉइंट में आपकी इंडिविजुअल या एचयूएफ की कोई ब्रांच है तो आप एफ पॉइंट में आएंगे। अगर आप एओपी, पीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो लाइक बैंक्स एंड ऑल तो आपको एफ पॉइंट में भरना पड़ेगा। जी पॉइंट में आपको फर्म, पार्टनरशिप फर्म है, एसोसिएशन, अच्छा वही है जी पॉइंट में वो है। एफ पॉइंट में ब्रांच ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ है। जी पॉइंट में मैंने आपको बताया फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, ये सब इंफॉर्मेशन। और अगर पार्टनरशिप फर्म की कोई ब्रांच या हेड ऑफ ब्रांच या एओपी की कोई ब्रांच है तो आपको एच पॉइंट में आए, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन में क्या पूछा आपको? सिर्फ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसका एड्रेस, बाकी कुछ भी नहीं। तो आप पढ़ के देख सकते हो उसका नेम क्या है। जैसे मेरे पार्टनरशिप फर्म का नाम है, मान के चलो CAP कैप एंड को, और उसका एड्रेस, राइट। तो वो हमें एड्रेस, नेम और एड्रेस पूछता है और एक एड्रेस प्रूफ आपको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। अरे समझ में आए? तो देखो ये एड्रेस लिखा है यहाँ पे नीचे दिया, एड्रेस लिखना पड़ेगा, ओके। आपका पैन नंबर लिखना पड़ेगा, अगर आपको टैन लेना है तो पैन होना मैंडेटरी, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैन है तो फिर वो भी वहां पे डालना पड़ेगा, ब्रांच के लिए आप ले रहे हो, आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैन है तो वो भी डालना पड़ेगा। और कौन से दिन आप अप्लाई कर रहे हो वो डालना पड़ेगा, ओके। और यहाँ देखो ये एप्लीकेंट, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स में एप्लीकेंट की साइन ब्लैक बॉल पेन से करना है। और नीचे वापस डिक्लेरेशन है, आई आशीष देवलसी इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर, क्योंकि मेरी पार्टनरशिप फर्म है, टू हियर बाय डिक्लेयर दैट what is stated above is true to the best of my knowledge and belief। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी ये ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। और फिर से मैं नीचे यहाँ पे ब्लैक बॉल पेन से साइन, अरे समझ में आया? तो ऊपर ये सब इंफॉर्मेशन के लिए बॉक्स में साइन करेंगे विद इन बॉक्स ब्लैक बॉल पेन से, और नीचे वापस या तो थंब, अंगूठा, या फिर आप क्या करोगे, आपकी सिग्नेचर करोगे, राइट। तो इस प्रकार आप ये टैन का फॉर्म भरोगे, उसके पीछे पैन की कॉपी और एड्रेस प्रूफ ये लगा के आप पैन या टैन सेंटर पे आपको जमा कर, अरे समझ में आया? इतना सिंपल होता है टैन। अब ये जमा करने के बाद होता क्या है, ये आपने डिपॉजिट कर दिया, उनको दे दिया। अब ये डिपॉजिट करने के बाद गाइस, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, अब ये आपने, इसकी लिंक भी मैंने आपको दिया, आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे 49B की लिंक है आप, ठीक। और
49B में करेक्शंस अगर है, मतलब आपका एड्रेस चेंज हो गया या फिर और कुछ चीज हो गई, तो उसके लिए भी अलग। ओके, तो देख, अब ये टैन नंबर आपने अप्लाई कर दिया, टैन अप्लाई करने के बाद उसका वेरिफिकेशन होता है और टैन नंबर आपको फिर अलॉट किया जाता है, राइट, सो दैट आप सामने वाले पर्सन का टीडीएस डिडक्ट कर सकते। अरे बात समझ में आई? तो अब आपका टैन नंबर मिल जाएगा आपको, और वो टैन के हिसाब से अब आप वो टैन नंबर हर जगह जहां जहां आप टीडीएस का रेलेवेंस आएगा, मैं आपको बताऊंगा, वहां वहां आपको टैन नंबर कोट करना, राइट। टैन नंबर कोट करके आपको फिर वो क्या करना है गाइस, टैन नंबर कोट करके आपको सामने वाले का टीडीएस डिडक्ट। सर अब जरा बता दो, ये टैन नंबर कितने डिजिट्स का रहता है? तो देखो, जैसे मैंने पैन नंबर पहचानने के लिए आपको बोला था, याद है आपको? जैसे एग्जांपल में मैंने बताया था, फिफ्थ लेटर जो रहता है वो सरनेम रहता है, याद है आपको? याद आ रहा है कुछ? फिफ्थ लेटर पैन नंबर का सरनेम रहता है। फोर्थ लेटर इंडिकेट करता है कि वो फर्म है या एओपी है या बीओआई है या इंडिविजुअल है या कंपनी है, तो सी रहेगा, फर्म है तो एफ रहेगा, पर्सन है तो पी रहेगा। याद आ रहा है क्या? यस सर, बिल्कुल याद आ रहा है। वैसे ही ये टैन नंबर का रेलेवेंस। ओके, तो ये जो टैन नंबर है ये भी 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। ओके, ये टैन नंबर भी 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। जैसे देखो वहां पे दिया आपको, the tax deduction account number 10 digit alphanumeric issued by income tax department. The TAN can is to be obtained by all the person who is responsible to deduct the TDS. जो भी या टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, ये टीसीएस क्या होता है वो देखेंगे आप, वो लिंक में आपको मिलेगा जो मैंने बताया, उन लोगों को टैन लेना मैंडेटरी। अब ये क्या होता है, टैन का स्ट्रक्चर देखो क्या, अल्फा न्यूमेरिक नंबर। ओके, तो पहले जो लेटर्स रहेंगे वो अल्फाबेट्स रहेंगे, फिर न्यूमेरिक, और लास्ट लेटर जो है ये फिर से अल्फाबेट, राइट। पहले 4 लेटर्स जो है गाइस, वो 4 लेटर हमेशा अल्फाबेट, हमेशा अल्फाबेट। अब ये अल्फाबेट क्या इंडिकेट करते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे किसी का नागपुर में हेड ऑफिस है या नागपुर में उसका उसने नागपुर से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो उसके लेटर रहेंगे NGP, इट स्टैंड फॉर नागपुर, NGP, राइट। और जो फोर्थ लेटर रहता है ना, वो रहता है उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टिंग नेम। जैसे रिलायंस है तो यहां रहेगा NGPR, आप मुंबई में हो तो ऐसा रहेगा MUM, और फिर आएगा रिलायंस मुंबई में तो R आएगा। अरे समझ में आया? सर हम गुमगांव में रहते, गुमगांव, अब क्या आएगा GUM? ऐसा नहीं, देखो गवर्नमेंट ने बोला है कि देखो ये जो बड़े सिटीज है उनके लिए तो हम ऐसे 3 डिजिट ले लेंगे, नाम के 3 डिजिट ले लेंगे, बट अगर एक छोटे मोटे खेड़े हैं, गांव है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि उनके स्टेट का नाम आएगा, स्टेट का नाम। तो देखो जैसे कोई एक बंदा है, मान के चलो कोई राजस्थान के इंटीरियर पार्ट में रह रहा है, तो देखो उसके लिए क्या आएगा, RAJ, RAJ राजस्थान। स्टेट का भी आ सकता है, स्टेट के भी 3 डिजिट आ सकते हैं। अरे आप समझ में? हाँ, है। ये देखो ये लोग CS कोई भी लेवल पे चल जाए, इनको ये इतना डिटेल नॉलेज नहीं होता, इसलिए ध्यान से सुनो, मैं ये जो बोल रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगी, पढ़ने से भी आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ये सब चीजें बहुत इत्मीनान से समझो, तो ये पढ़ते आना चाहिए आपको, इतना डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप बहुत अच्छे से प्रोफेशनल बन सकते हो। तो ये देखो, ये जो है ये स्टेट का नाम इंडिकेट करता है, और फिर ये फोर्थ लेटर जो है ये जैसा अराइड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तो RAJ राजस्थान, और ए जो है वो अराइड का, राजा नहीं हो कुछ लोग राजा ऐसे नहीं, RAJ फॉर स्टैंड फॉर राजस्थान, और अराइड टेक्नोलॉजी हो सकता है, इसलिए ए आए। फिर बाद के 5 डिजिट न्यूमेरिक्स आएंगे जो यूनिक होंगे, और लास्ट का फिर से अल्फाबेट जो अगेन यूनिक। ओके, तो देखो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स आर लेटर, next 5 characters are numerical, and last character again is a letter. Each tax directory is uniquely defined TAN, किसी का सेम नहीं हो सकता, सबके अलग अलग टैन नंबर होंगे, यूनिकली डिफाइंड। और जो चीज अभी मैंने बताई वो देखो यहाँ पे लिखी, द फर्स्ट 3 लेटर रिप्रेजेंट द सिटी और अ स्टेट, है ना, या तो सिटी रहेगा या तो स्टेट रहेगा। द फोर्थ लेटर कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द नेम ऑफ द डिडक्टर, है ना, डिडक्टर जैसे मैंने बोला जो अराइट टेक्नोलॉजी है, तो फोर्थ लेटर ए आया, राइट। The next 5 letter are numeric,
एंड लास्ट कैरेक्टर अगेन इज अ लेटर. ओके, फिर देखो क्या बोलते, इट इज कंपल्सरी टू कोट टैन, जो हमें टैन मिला, इट इज कंपल्सरी टू कोट टैन इन टीडीएस और टीसीएस रिटर्न इंक्लूडिंग ई टीडीएस. रिटर्न क्या होते हैं टीडीएस के देखेंगे अभी अपन. एंड पेमेंट ऑफ चलान, जब अपन चलान, जैसा अभी मैंने वो 10,000 रुपए वो सारंग के काटे, अब वो 10,000 रुपए तो मुझे गवर्नमेंट को भरना है ना भाई. तो वो 10,000 रुपए जो मैं चलान से भरूंगा, वो चलान भी हर बार वो टैन नंबर के साथ होना चाहिए. मतलब चलान में मैं भर के पूरा चलान भर के आपको बताऊंगा कि वो टैन नंबर कहां डालना पड़ता है, कैसे, सब बताऊंगा. ठीक, all those persons who are required to deduct the tax at source or collect the tax on the behalf of income tax department are required to apply and obtain the, तो उसे टैन लेना पड़ेगा. ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. टैन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, और टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है, राइट. तो टैन आपको समझ गया. टैन हर वो पर्सन को लेना जरूरी है जो टैक्स को डिडक्ट करेगा. नीचे 49B फॉर्म की लिंक दी, अगर आपके पास कभी भी रेडीली अवेलेबल आपके पास लिंक रहेगी, आप फट से गए लिंक पे, वो फॉर्म को निकाला, और जनरली इसकी फीस लोग 500 रुपीज के 500 रुपीज जनरली लेते हैं लोग, और आपको 67 रुपीज में सबमिट होता है. ओके, 67 या अभी 107 हुआ है, वो तो आप चलान मिलती है आपको, और वो चलान में आपको उतना पैसा, जब भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करने जाओगे, उतना पैसा उसको पे कर. ओके, तो आई होप आपको ये पूरा टैन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, या फिर मैंने आपको जो बोला टीडीएस कौन काटेगा, सामने वाले की इनकम कंसिडर की जाएगी एंड ऑल, राइट. तो आप एक बार फटाफट गो थ्रू हो जाइए, तो आपको बहुत बहुत. ओके, चलो भाई, थैंक यू सो मच.